आज मैं मेरे भाई को मार डालने वाली हूँ। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मौसी, ये आधा बटा दे। काय ताई, एक वाटा तो लो, आधा वाटा तो सिर्फ एक बंदे के लिए काफी है। पता है मौसी, एक बंदे के लिए चाहिए। लौका कर। मच्छी कड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई शिरीष के लिए बनेगी। मैं शिरीष से पूछती हूँ वो हमारे साथ चलेगा क्या। ए शिरीष, ए उठ रे शिरीष। गायला लगाई। शिरीष, मैं और गौरी मंदिर जा रहे हैं कथा सुनने। सारा दिन वहीं लग जाएगा, घर पे कोई खाना नहीं बनेगा। तू चलेगा हमारे साथ? चलेगा हमारे साथ? अरे जाओ तुम लोग। आई सुन, मेरे लिए मच्छी कड़ी चावल बना के जा। अभी बाहर जा रहा हूँ, लौट के खा लूंगा। पर अभी कौन बनाने बैठेगा? कथा के लिए भी देर हो रही है। मैं बोला ना बना के जा। मेरे को आज मच्छी कड़ी खाने का मन है और ये कथा वथा होती रहती है। अरे पर 7:30 बज गया है। हाँ वो भी रोज बजते हैं। चल जल्दी बना, मेरे को मच्छी कड़ी खाने का मन है। गौरी, ये मच्छी कड़ी की जिद कर रहा है, तू फटाफट जाओ, थोड़ी सी मच्छी ला दे मुझे। आई तू मंदिर जा, मैं जल्दी से मच्छी कड़ी और चावल बना कर आती हूँ। नको ना, मैं बना लूंगी उसके लिए, तू बस मच्छी ला दे मुझे। आई मैं जा रही हूँ, तो एक काम कर, चावल चढ़ा दे। मैं जल्दी से मच्छी कड़ी बनाकर मंदिर आती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि जब आई और मैं घर पहुँचेंगे तब शिरीष मर चुका होगा। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ नाटक करने जब शिरीष की लाश सामने मिलेगी। मैं सोच ही रही थी कि तू मेरे साथ चले, और अच्छा होना तू चली गई मेरे साथ। अगर कोई सवाल पूछे गए मुझसे तो मैं उनके जवाबों को तैयार कर रही हूँ। उनके साथ है नहीं कोई। ये देख, ये खा पी के फिर निकल गया। आई मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं खोलती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जैसा मैंने सोचा था ये वैसे ही करके गया है। खा पी के निकल गया बाहर। इसका कोई काम ही नहीं है, कहीं से भी जाओ और बाहर आओ और ये सब चीजों को समेटते रहो। ये देखो ना क्या हालत करके गया है घर की। और इसको साफ कौन करेगा? इसको साफ तू और मैं करेंगे, और थोड़ा ना कोई हमारा काम है। ये देख, गंद फैला के गया है। अरे वाह, इसलिए बनवाया था ये सब। मैं तो यही करती रही और यही करती रहूंगी जिंदगी भर। बस यही सब कर। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले। आई हाँ, हाथ तो मैं धो लूंगी, इसमें कहने का क्या है? नहीं, वो तूने इतनी झूठन उठाई तो। सारी जिंदगी झूठा ही तो उठाई, और किया क्या मैंने इसका? रोज शाम को आएगा, कभी किसी को लेके आएगा, कभी किसी को लेके आएगा। नहीं होता मुझसे अब। शिरीष, शिरीष, शिरीष। डॉक्टर साहब। सॉरी, पेशेंट के यहाँ आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। मौत ऐसे कैसे मर सकता है मेरा बेटा? सॉरी, पर वो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर, जब हम उसे यहाँ लाए थे तभी तो उसकी सांसें चल रही थी। जब मेरी टेबल पर लाया गया उसकी डेथ हो चुकी थी। डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया है हमने। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जी हाँ, ये मौत संदेहजनक है और हमें भी इस मौत का कारण नहीं मालूम। ये केस पुलिस हैंडल करेगी और पोस्टमार्टम होगा। यहाँ मुंह खोल के पड़ा हुआ था शिरीष। बाहर वाले रूम में साथ देसी शराब की बोतलें पड़ी हुई। तो दारू पीने बैठा था? पता नहीं सर, मैं और आई तो मंदिर गए थे। जब लौट कर आए तो उसे ऐसी हालत में पाया। गौरी, तुम्हारा भाई अकेले तो 7 बोतलें नहीं पी सकता। किसके साथ बैठा था? मुझे नहीं पता सर। मच्छी कड़ी चावल खाना था उसे, हमने बना दिया। मुझे नहीं पता वो किसको घर पे लेकर आया। आप जानती होंगी उसके दोस्तों को जिसके साथ बैठ के वो पीता था? 3-4 दोस्त हैं उसके। एक वो
निखिल पवार, मिहिर, एक जुनैद है और वो परेरा का बेटा जोसेफ। हमें इनसे बात करनी होगी। आपके पास नंबर्स हैं इनके? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें मौत का कारण पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले इनसे बात करनी होगी। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, पर ये चारों हमारी विट्ठलवाड़ी में ही रहते हैं। देसी दारू है सर। आसपास के देसी दारू के ठेकों से पता करना पड़ेगा ये दारू इन्होंने कहाँ से ली थी। ठीक है, सारी बोतलें उठाओ, लैब में भेज दो। आपके पास शिरीष के किसी दोस्त का नंबर है? नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनमें से कोई आया था या कोई और। मिहिर कामले, निखिल पवार, जोसेफ परेरा और जुनैद असलम, इन चारों को उठा ले विट्ठलवाड़ी से, जल्दी। मैडम, ये मामला एक ही मौत का नहीं है, और भी हैं। पिछले 1 घंटे में एग्जैक्टली शिरीष जैसे 3 और डेड ऑन अराइवल केस हुए हैं। गौरी, ये सब कैसे? मुझे नहीं पता अनिल जी। मैंने न्यूज़ में सुना कि जहरीली शराब थी। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वसई शहराच्या 12 लाख रहिवाशांना आज सकाळी जबरदस्त धक्का बसला आहे। त्यांना ही बातमी मिळाली आहे की 4 तरुण विषारी दारूचे शिकार झाले आहेत। पोलिसांनी देशी दारूच्या दुकानावर छापा मारून दुकान सील केलं आहे आणि दुकानाच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे। मृतकाचे नातेवाईक दुःखात कोसळलेले आहेत आणि संबंधित शहरात देशी दारू बंदीची मागणी होत आहे। ठार झालेले 4ही तरुण 25 वर्षाच्या खालती होते, त्यातला एक तरुण फक्त 19 वर्षाचा होता। मैंने इनके ब्लड सैंपल्स एनालिसिस के लिए भिजवा दिए हैं। पेट में अनडाइजेस्टेड फूड भी था, वो भी भेज दिए। इन चारों ने शिरीष भागवे के घर पर फिश करी और राइस खाए। शिरीष की मां ने हमें बताया, और इनके ग्रुप का एक 5वां दोस्त भी है जो अभी गायब है, जोसेफ परेरा। मुझे बताया गया है कि ये ग्रुप शराब के साथ में ड्रग्स भी लेता था। हमने ड्रग सप्लायर को हिरासत में लिया। ये तो तय है कि इनकी मौत जहर से हुई है। अब वो जहर किस चीज़ में मिलाई गई थी, इसके लिए हम इनके बॉडीज़ के अंश को संभाल कर रखेंगे और उनको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, और उसके बाद में बॉडीज़ फैमिली को सौंप देंगे। एक बूंद मिलावट की भी मिली ना मेरे माल में तो आप केस वेस मत करना, सीधा मेरा एनकाउंटर कर देना, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। उससे क्या होगा? तेरा सप्लायर, उसका होलसेलर, सबकी चेकिंग हो रही है। सारे सैंपल्स हर लेवल पर चेक हो रहे हैं ना मकान। सर, जितनी चाहो चेकिंग कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जरा सोचिए, कल जब आपने छापा मारा था, वहां बैठकर जितने लोग भी पी रहे थे, उसमें कोई बंदा मरा? किसी को हल्की सी उल्टी तक नहीं आई। लेकिन 4 बंदे मरे और एक गायब है। उसे पूरे वसई और मुंबई के अस्पतालों में खोजा जा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि शिरीष और उसके दोस्त मेरा माल पी कर मरे। अरे वो तो रोज के पड़े रहते थे मेरे ठेके पर। सर, ये चारों शिरीष, निखिल, मिहिर, जुनैद, चारों हिस्ट्री शीटर्स थे, और ये 5वां जोसेफ परेरा भी। चोरी के मामलों में कई दफ़ा अंधेरों में सबके सब। लाला गाड़ी चोर के ग्रुप में ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, फिर खुद का करने लगे। ये 5 ही हैं या कोई और भी इनके गैंग में? यही 5 थे सर। जोसेफ को ढूंढने गुरु खबरी को लगा दिया। किसी भी हॉस्पिटल से जोसेफ की कोई खबर नहीं? नहीं सर। और वो देसी ठेके का मालिक रमाकांत, उसने कुछ बताया? वही कैसेट बजा रहा है सर, सालों से ठेका चला रहा है दारू का, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। कह रहा है उसकी शराब में मिलावट हो ही नहीं सकती। वैसे उसकी ठेके की और उसके सप्लायर्स की सारी शराब की बोतलें FSL भेज दी गई हैं टेस्टिंग के लिए। सर, जिसने भी रमाकांत के ठेके पर शराब पी, उनमें से एक भी बंदा बीमार नहीं है। ये चारों जब कल दोपहर को शिरीष के घर पर दारू पी रहे थे, जोसेफ नहीं था वहाँ पे? वो पता नहीं है सर, अभी तक उसके बारे में कोई खबर मिली नहीं है हमें, और ये चारों तो है नहीं बताने के लिए। तो अगर जोसेफ को अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने इन चारों की शराब में जहर मिला दिया और उसके बाद फरार हो गया? शिरीष की माँ और बहन को बोला, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उसकी शिरीष के साथ कुछ अनबन थी। शिरीष की माँ अभी इस हालत में नहीं है कि कुछ ठीक ठीक बता सके। उसकी बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। आई और मैं जब मंदिर से लौटे तो सब कुछ बिखरा हुआ था सर। आई ने ही सारी प्लेट्स उठाई थी। अब वो 4 थी या शायद 5, याद नहीं। तुम्हारे भाई शिरीष का उसके दोस्तों में से किसी से झगड़ा था? कोई अनबन थी, स्पेशली वो जोसेफ से? नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम जॉब करती हो? जी सर, हाई एक्सप्रेस कोरियर्स में।
तुम्हारा भाई शिरीष और उसके चारों दोस्त निखिल, मिहिर, जुनैद और जोसेफ, चारों हिस्ट्री शीटर्स थे। जी सर। अरे ताहिर साहब, मेरी ताई को फोन मारो ना, बुलाओ ना उसको यार। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, 2-3 दिन सड़ो यहाँ पे। मैं क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम से आपका कट अलग से रखूंगा, आई शपथ। एक नहीं 3 बाइक चुराए हैं उसने, तीनों जगह के सीसीटीवी में छपा है वो। बस ये आखिरी बार माफ कर दो, इसके बाद नहीं करेगा। ओ भागश्री भाई, ये कब तक ये माँ बेटी एक ही बात बोलेंगे, आगे से नहीं करेगा, आगे से नहीं करेगा? कब तक कमा कमा के उसके लिए जमानत करवाओगी? सर एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। पिछली बार चांस देके मैंने गलती की थी, इस बार सीधा कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, मामला अब कोर्ट में सुलझेगा। तुम चाहो तो वहाँ अर्जी डाल सकती हो जमानत की, मैं कुछ नहीं कर सकता। जमानत की अर्जी डाल देना। गौरी ताई, मेरी भी अर्जी डाल देना ना। इसकी भी डाल दे। पैसे लगते हैं शिरीष, बिल की रकम के अलावा वकील की फीस, चाय पानी। तो सड़ता रहूंगा। इतने पैसे नहीं है शिरीष, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, चोरी चकारी बंद करो, कोई ढंग नहीं लेक्चर लो कोई माला इकडे। जल्दी पैसे के बंदोबस्त कर, वो नहीं लेना उसे एडवांस ले ले, तेरे को तो मना भी नहीं करेगा। ऐसे कई बार उसकी जमानत कराई थी सर, भाई था, लेकिन उसके दोस्तों के साथ उसका क्या आंकड़ा था ये मुझे नहीं मालूम। मौत जहर से हुई है। अब जहर किस चीज में मिलाया गया था ये डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। शराब में मिलावट थी ना? लग तो ऐसे ही रहा, पर पक्का नहीं कह सकते। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी ने जानबूझकर जहर दिया हो सकता है किसी और तरीके से? सर मुझे नहीं पता, शिरीष का उस दिन मच्छी कड़ी खाने का मन कर रहा था, आई ने चावल बनाए और मंदिर चली गई। मैं बाजार से मच्छी लेकर आई, कड़ी बनाई और फिर मैं भी मंदिर चली गई। शाम तक हम दोनों मंदिर में ही थे। अब हमारे पीछे से घर पे शिरीष और उसके दोस्तों के बीच में क्या हुआ क्या हमें नहीं पता सर। देवा प्लीज मुझे बचा लो, मैं सिर्फ शिरीष को मारना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मरने वाले। बचा लो मुझे भगवान। मामा जोसेफ, शिरीष, निखिल, जुनैद, मीर, चारों गए सर। सर कैसे? सर कैसे सर? मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। तू जिंदा है इसका हमें यकीन नहीं हो रहा जोसेफ, तो तू यकीन दिला। सर 22 जुलाई को मैं वसई में था ही नहीं, मैं पूना में था। देख जोसेफ, आज 24, सच बोल 22 को क्या हुआ और 2 दिन पहले तू कहाँ गायब था, वरना 25 को तेरी लाश किसी गटर में पड़ी होगी। गॉड प्रॉमिस, मैं 22 तारीख को पूना निकल गया था और जाने से पहले मैं शिरीष और निखिल को मिल गया था। कितने बजे? 11:30 बजे मॉर्निंग में। तो शाम को जाना, अभी रुक जा हमारे साथ, दारू पीते। ताई ने मस्त मच्छी कड़ी बनाया, चल। और जुनैद और मिहिर भी आ रहे, रमाकांत के ऐसे दारू उठाते और बैठते हैं। बस में टाइट होकर सो जाना, चल। अरे बाबा, मेरा अर्जेंट काम है पूना में, अगले संडे बैठते हैं। ये अर्जेंट काम का कोई नाम वाम है क्या? फोटो वोटो या वीडियो है तेरे पास? अबे आइटम नहीं है, काम है मेरा, सही में घर का काम है मेरा। मैं आता हूँ ना, फटाफट निपटा कर आता हूँ, फिर करते हैं। चल ठीक है, चल अच्छे से। मैं पूना से लौटा था सर, आपके कांस्टेबल ने उठा लिया मेरे को, उसके मुंह से सुना मैंने सब कुछ। क्या अर्जेंट काम था पूना में? फोन क्यों बंद था तेरा? फोन तो सर मैं बंद करके निकला था यहाँ से। मैं क्यों? मैंने कुछ किया होता तो मैं लौट कर क्यों आता यहाँ पर? दोस्त थे मेरे को, साथ में काम करते थे अपन लोग। चोरी के पैसों को लेकर झगड़ा था, तुमने उन चारों को जहर क्यों पिलाया? क्या बात कर रहे हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी। वो तो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट बता देगी। तू ये बता, तू पुणे किस काम से गया था? तो फोन क्यों बनता तेरा? देख जोसेफ, अगर तुम चारों के साथ दारू पीने नहीं बैठा तो तुझे पक्का मालूम था कि वो लोग मरने वाले हैं। नहीं पता था सर, और मुझे पता होता तो सर मैं उन्हें क्यों मरने देता? मैं बचाना लेता उन लोगों को। सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी, वहाँ प्रॉब्लम थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि तू पुणे गया ही नहीं। तूने उन चारों को मरवाया, खुद ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ उन चारों को पॉइजन खिलाया। सर मैं पुणे गया था,
मेरा पार्टनर है पूना, एल्बर्ट, आप उससे पूछ लो। कौन एल्बर्ट? दोस्त है मेरा, वो पूना में रहता है, उसी के साथ मेरा प्रोग्राम बना था। कैसा प्रोग्राम? एक ज्वेलरी शॉप है करवे रोड पर, पूना में, तो उसी को लूटना था हम लोगों को। ये तेरा दोस्त अल्बर्ट अभी पुणे में? हाँ, वो उधर ही रहता, उधर ही होगा ही। एड्रेस और नंबर दे उसका। लेकिन उनमें भी कहीं पॉइजनिंग के ट्रेसेस नहीं मिले। ऐसे कैसे अरुण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पॉइजनिंग की बात मेंशन है। अग्रीड। हमने इन 7 बोतलों को 3 बार टेस्ट किया है, लेकिन कहीं भी पॉइजनिंग के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। और सर वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि पॉइजनिंग सिर्फ शराब से हुई हो। सर इसका मतलब रमाकांत लिस्ट से आउट, उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है। ये चारों लड़के ड्रग्स भी लेते थे सर। लेकिन चारों लड़कों की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग ओवरडोज मेंशन नहीं। पुणे में जोसेफ का पार्टनर अल्बर्ट अरेस्ट हुआ है सर। दोनों ने ज्वेलरी की शॉप वाकई में लूटी थी, ज्वेलरी भी बरामद हुई है। वैसे जोसेफ कुछ और भी बता रहा है सर। चारों को कोई मारना चाहता था? आप बोल रहे हैं ना कि पॉइजन दिया गया था? पॉइजन तो दिया गया है, पर ऐसा कौन कर सकता है? सर शिरीष की बहन है गौरी, उसका अनिल खानविलकर जो उसका सेठ है उसके साथ लफड़ा चल रहा था। ऐसा निखिल और जुनैद उसको बोलते थे शिरीष को। 1 साल से चल रहा था। अबे तू मार क्यों रहा है? हाँ, तेरे को जो है वो बताया ना मैंने। ए निखिल चुप, वो बंद करते रहा अभी। लेकिन एक बात समझ ले, जो है वो है, बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। सीरिया तू हम लोग पे क्या भड़क रहे रे? जब हम लोग ने देखा ना तभी अपनी भी सटकी थी, समझा? देख शिरीष सुन, तेरी मम्मा भी उधर ही काम करती है ना, हाँ? तो उनसे पूछना क्या सही है क्या गलत है। तू नाराज क्या हो रहा है? अबे अनिल सेठ और गौरी दाई का लफड़ा चालू भी रहेगा, अपनी मौसी को मालूम भी रहेगा, फिर भी वो लोग इस हीरे को बताएंगे क्या? मेरे हद करता है यार तू। हमें समझने की कोशिश करना, हम पर काय को भड़क रहा है। एक बात समझ ले तू, अनिल सेठ एक शादीशुदा सेटल आदमी है, गौरी ताई का फायदा उठा रहा है वो बस। हाँ, उसको मालूम है तेरी बहन तलाकशुदा है तो फ्री में मुंह मार रहा है साल। ए चुरे चुप। पूरे वर्ल्ड को पता था सर इस बारे में, अफेयर है, और शिरीष को उन दोनों से बहुत खुन्नस थी। तो ये जहर कौन दे सकता है? किसने दिया होगा और क्यों दिया होगा? क्यों दिया सर, ये तो जहर डालने वाले से पूछ लो आप। उसी से तो पूछ रहे हैं, तू भी तो हो सकता ना वो। सर मैं उन लाशों में से हो सकता था, वो तो मैं गया नहीं उनके साथ, निकल लिया वहां से तो बच गया मैं। सब लोग शिरीष के घर पे बैठे थे सर, वहीं दारू पी रहे थे, और गौरी ने फिश करी बनाई थी। गौरी? तो क्या गौरी ने जहर डाला होगा? पता नहीं सर, दोनों ब्रदर सिस्टर के बीच में इतना पॉइजन जमा हो गया था। गौरी को नहीं, उसके बॉस को बुलाओ, अनिल खानविलकर को। सर जोसेफ की बात से एक बात तो साफ है, हमें फिश करी और बर्तनों को भी भेजना चाहिए था फॉरेंसिक लैब में। साउंड प्लेट्स का क्या हुआ था? सर सारे धुल गए थे। अब तक हम सिर्फ शराब की बोतलों पे शक कर रहे थे, और गौरी और उसकी माँ ने जो बयान दिया हमने उसी को सच माना। ये शराब की बोतलें और ठेके की शराब हम दोनों चेक कराएंगे। जी। गौरी भागवे की पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे, खास करके 22 जुलाई की। वो फिश लाई थी, उसने फिश करी बनाई थी, कहाँ से लाई थी, कहाँ गई? पर मालिक वो तो बहन थी ना उसकी। क्यों? बहन भाई को मार नहीं सकती? और चारों को? इतना बड़ा कांड। दारू में जहर नहीं था ये तो पक्का हुआ है, और उन चारों ने फिश करी गई थी उस घर में। हाँ वैसे भी शिरीष माँ बेटी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द तो था ही। ऊपर से सुना है शिरीष को गौरी और उसके बॉस अनिल के अफेयर को लेकर आपत्ति थी। अब सोच। पुलिस स्टेशन आना है? ओके जी, आता हूँ मैं। नहीं मैं नहीं बताऊँ। अनिल, गौरी पिछले 4 साल से तुम्हारी कोरियर कंपनी में जॉब कर रही है? जी। उसने डिवोर्स के बाद तुरंत ज्वाइन किया था। उसकी आई जो पिछले 12 साल से मेरे यहाँ जॉब कर रही थी वही उसे लेकर आई थी। हमें शक है कि गौरी ने अपने भाई शिरीष और उसके तीनों दोस्तों को जहर देकर मार डाला। क्या? गौरी ने? हो ही नहीं सकता सर, गौरी ऐसा क्यों करेगी?
क्योंकि उसके भाई शिरीष को तुम्हारे और गौरी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। झूठ है सर ये। सर, शिरीष एक नंबर का यूजलेस लड़का था। एक तो नशेबाज, ऊपर से चोर। बेवजह अपनी बहन पर और मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा था। तो अफेयर नहीं है? गौरी अपने तलाक के बाद बहुत मुश्किल दौर से गुजरी और फिर मेरे यहाँ काम पर लगी और अब बहुत मेहनत से काम कर रही है। अपने बिखरे सपनों को बटोरने की कोशिश कर रही है। अनिल जी, आप देखिए ना, अगर इसके लिए कुछ काम है तो आप इन्हें कल से भेज दीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सर, एक तरह से भाग्यश्री ताई का लिहाज करके गौरी पर तरस खाकर मैंने उसे नौकरी दी। वैसे जगह खाली नहीं थी, पर बहुत जल्द मुझे समझ आ गया कि गौरी 4 लोगों का काम एक साथ कर सकती है। वो न सिर्फ काबिल है बल्कि ईमानदार और बेहद मेहनती। देखते देखते हर काम में माहिर हो गई। डिस्पैच हो, कस्टमर के साथ बात करना हो। आखिर में मैंने उसे अकाउंट्स में लगा दिया और अब तो वो लगभग खुद से पूरा ऑफिस चलाती है समझो। उसने अपनी जगह मेहनत और लगन से कमाई है सर। अब मेरी तरफ से किसी मेहरबानी का तो सवाल ही नहीं है। उल्टा आज वो मेरे ऑफिस में अकेली बहुत सारा काम संभालती है। उसके बिना ऑफिस में बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। सर, गौरी और मेरे बीच में कुछ नहीं है। हाँ, उसका बॉस और एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी सिचुएशन को समझता हूँ, उसे इज्जत देता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। सर, मुझे बताइए, अगर मैं शाम को उसको घर ड्रॉप करने जाता हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा अफेयर चल रहा है। सर, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने परिवार से बहुत खुश हूँ और गौरी के मन में भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है सर, पर शिरीष के मन में यह जहर था। नामदेव, क्या है ये? सामने जैसे मना किया यहाँ बैठ के मत पी, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। शिरीष, घर जा। गौरी के साथ जो भी चल रहा है सब बंद। तू अपनी बकवास बंद कर अभी। बकवास लग रहा है तेरे को ये सब? हाँ, ये बकवास चल रहा है। नामदेव, पुलिस को बुला। मिलिट्री बुला, फोन लगा, चल मिलिट्री बुला। आज किधर है गौरी? हमारा तू निकल गया। गौरी, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। तू निकाल गौरी को यहाँ से अभी। तेरी बहन को अगर नौकरी छोड़नी होगी ना तो मुझे बोल देगी, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्यों बोलेगी? ये देख, चुप, तमाशा मत कर, निकल यहाँ से, निकल तू यहाँ से। तू रिजाइन दे अभी के अभी। पेपर लेके आए, चल। हाँ, दे दूंगी, लेकिन पहले तू खुद एक अच्छी नौकरी पकड़, 1 महीना टिक, आई को हाथ में पगार दे, फिर छोड़ूंगी मेरी नौकरी। एक पैसा घर पे नहीं देता, बहन के पैसे से शराब पीता है, उल्टे सीधे धंधे करता है, जेल जाता है। यही जमानत कराती है ना तेरी, और उसी पर रौब जमा रहा है तू। शर्म नहीं आती तुझे? तुझसे तो ज्यादा आती है। घर पे बीवी है, बच्चे है, लेकिन साफ बाहर मुंह मारने चले। इसका क्या है? इसका शादी वादी टूट गया, घर पे धमक गई है, और तू मस्त फ्री फ्रेंड में मजा गुलाटी पे गुलाटी मार रहे है। हाँ, खुला मैदान जो मिला तुझे। कोई और होता ना तो मुंह तोड़ देता तेरा इस समय। हाथ लगा। तेरे जैसा भाई ना किसी को ना मिले, लेकिन इसके जैसी रखेल सबको मिले। क्यों? 4 आने की तनख्वाह दो और रुपए का मजा लो। वाह, पागल हो तुम क्या गौरी? अपने उस नालायक बदतमीज भाई की जमानत कराना चाहती हो? सब भाई है मेरा। देखो गौरी, मुझे तुम्हें लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही तुम्हारी आई को। तुम दोनों बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो और मुझे पूरा भरोसा है समय से पहले लोन लौटा भी दोगे। मगर अपने उस बदतमीज भाई सर, आई की जान बसती है उसमें। अगर उसकी जमानत नहीं कराई ना तो आई की हालत खराब हो जाएगी। इतना कुछ करती थी गौरी शिरीष के लिए, उसे मार कैसे डालेगी? तंग आ गई होगी शिरीष की हरकतों से। और उसके दोस्त, उसके दोस्तों को भी ऐसी मार डालेगी। उनसे भी गुस्सा होगा, नाराजगी होगी किसी बात को लेकर। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि गौरी ऐसा कर सकती है। वैसे तुम्हारे और गौरी के अफेयर के बारे में शिरीष का जो दोस्त जिंदा बच गया उसने हमें बताया। सर, झूठ है वो। वही सब साले उसके कान भर रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, गौरी को शिरीष के दोस्तों पर गुस्सा आया होगा, बहुत गुस्सा, इसलिए उसने सबको खत्म कर दिया। नहीं, इसमें जोसेफ का हाथ नहीं लगता सर। उसे पुणे पुलिस को हैंडओवर कर दिया है ज्वेलरी शॉप के चोरी के केस में। गौरी, जितना उसका बैकग्राउंड निकल के आया है सर, इतना तो क्लियर है कि उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार अपने भाई की जमानत दी है। डिवोर्स ही थी, उस एंगल से कुछ निकला? 4 साल पहले क्लीन डिवोर्स हुआ था, ऐसा सुना है। एक्स पति ट्रेस नहीं हो पाया, लेकिन सर उसका इन चारों के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? यस डॉक्टर मौर्य, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इंस्पेक्टर, पॉइजन खाने में था। उन चारों के पेट से जो अनडाइजेस्टेड फूड मिला था उसमें पॉइजन के ट्रेसेस मिले। खाने में? इन चारों ने फिश करी और राइस खाए थे। डॉक्टर, क्या बता सकते हैं कि किस किस्म का पॉइजन इस्तेमाल हुआ? क्योंकि शिरीष के घर में जो बर्तन इस्तेमाल हुए थे वो हमारे पास नहीं है, वो धुल चुके हैं। पॉइजन।
गुरु से बात हुई, कह रहा था 22 जुलाई की सुबह गौरी पहले मच्छी मार्केट गई, उसके बाद घर और फिर मंदिर, और फिर मंदिर से वापस घर अपनी माँ के साथ लौटी। गौरी के फ़ोन रिकॉर्ड्स इस मूवमेंट से मैच करते हैं सर। डॉक्टर मौर्य का कहना है कि खाने में जहर मिलाएगी, पॉइजन। अब या तो वो मच्छी करी में मिलाया गया होगा या फिर चावल में। पहले से प्लानिंग की गई होगी। गौरी के घर की तलाशी लें सर। अगर प्लानिंग पहले से की गई है और बड़ी चालाकी से बर्तन धोए गए हैं फिर तो चांसेस बहुत कम है कि पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। माँ बेटी को अलग अलग क्रैक करते हैं सर। पता चला दोनों की मिली भगत थी, या सिर्फ माँ का हाथ भी हो सकता है या सिर्फ गौरी का। आई, पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस को कुछ बात करनी है। गौरी, शिरीष और उसके 3 दोस्तों को तुमने जहर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हमारा कोई अफेयर है। मैंने सच बता दिया, नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुमने ये कांड किया है। मैंने बोल दिया मैं सोच भी नहीं सकता। गौरी अपने सगे भाई को कभी नहीं मार सकती। जहर कहाँ से खरीदा था? मैंने किसी के लिए कहीं से कोई भी जहर नहीं खरीदा था। जहर शराब में नहीं, घर के बने खाने में था, चावल में या मच्छी कड़ी में। भाग्यश्री जी, उन चारों ने वही खाया जो आप लोगों ने बनाया था। आप दोनों में से किसने जहर मिलाया था खाने में और क्यों? मैं अपने बेटे को और गौरी अपने छोटे भाई को जहर देकर क्यों मारेगी? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? और उसके दोस्त, वो कैसे मरे? उनको भी हमने मारा है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? कोई गुस्सा नहीं था शिरीष पे साहब, वो पहले से ही ऐसा था। उसे सही गलत की कोई परवाह ही नहीं थी। जब बाबा थे तब भी वो ऐसा था, उनके जाने के बाद भी वो ऐसा ही रहा। उसने कुछ नया नहीं किया था कि अचानक हमारा गुस्सा उस पर उमड़ पड़े। तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई की वजह से टूटी थी? नहीं। फिर क्यों टूटी? थे कुछ कारण। क्या कारण थे गौरी? मैंने कहा ना सर, शिरीष कारण नहीं था। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में प्यार था? था। उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? नहीं। तुम्हारे बॉस अनिल खानविलकर का तुम्हारे भाई शिरीष के साथ कोई पंगा था? कत्ल के 1 दिन पहले 21 जुलाई को तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऑफिस के बाहर काफी हंगामा किया था। ए गौरी बाहर है, गौरी बाहर है, बाहर है। घड़ी चल तू, अच्छा अच्छा घड़ी। तमाशा बंद कर, निकल यहाँ से तू निकल यहाँ से। ला तुम्हारी इस नौकरी को और अभी के अभी घर चल। 600 बार समझा चुकी हूँ कि आई बुढ़ी होती जा रही है, एक जन की पगार से घर नहीं चलेगा। सब चलेगा, चल तू तू मेरे अच्छी साथ। नौकरी ढूंढ, मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। तू ये गंदी सी नौकरी कब छोड़ेगी? मैं अभी के अभी छोड़ और चल मेरे साथ तू। मैं नहीं जाऊंगी। गौरी चल मेरे साथ। एक दिन पहले उन्हें कोई बड़ी बात नहीं थी सर, ये तो आए दिन हुआ करता था। तुम अपने भाई की इन आए दिन की हरकतों से परेशान हो गए और फिर तुम्हारी बर्दाश्त करने की हद से बाहर हो गए। बर्दाश्त की ऐसी कोई लिमिट ही नहीं थी सर जो क्रॉस होती। ये तो रोज की परेशानी थी। गौरी, तुम्हारी शादी में क्या परेशानी थी? तुम पिछले 4 साल से अपने भाई शिरीष को मारना चाह रही थी ना। जब से डिवोर्स के बाद तुम घर वापस आई थी, तुम्हारे भाई शिरीष को तुम्हारा इस तरह लौटना पसंद नहीं था। तुम दोनों के बीच में झगड़े होते थे, 4 साल से तनाव था। कोई तनाव नहीं था सर। मेरे डिवोर्स का मेरे भाई, मेरे आई या किसी से कोई लेना देना नहीं था सर। मैंने मेरे पति को छोड़ा क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा था। नरेंद्र, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ नरेंद्र। शादी को 6 महीने हुए थे, हमारे बीच जिस्मानी संबंध ही नहीं बने थे। मुझे किसी तरह से टाल रहा था वो, मुझसे रहा नहीं गया। आखिर में उसने मुझे कारण बताया। मेरे पति नरेंद्र गायकवाड़ को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी सर। गे था। घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। क्या जवाब देती? ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं थी सर। इसलिए मैंने डिवोर्स मांगा और उसने मना नहीं किया। शादी नहीं थी, धोखा था सर, गलती थी, इसलिए मैंने ये शादी तोड़ दी। और शिरीष के कत्ल का क्या कारण था? मुझे नहीं पता सर, जिसने कत्ल किया उससे जाके पूछिए। सारे सबूत धो दिए गए, हमें सिर्फ शराब की बोतलें मिली। तो जब घर लौटे तो सबसे पहले गौरी ने बर्तन धो दिए, है ना? इसमें कुछ नया नहीं था।
शिरीष के जूठे बर्तन धोना, उसका सारा काम करना, ये तो रोज का काम था। और मैंने बर्तन उठाकर सिंक में रखे थे। भाग्यश्री जी सच बोल दीजिए, क्या आप भी इस कांड में शामिल थी? आपने चावल में जहर मिलाया या आपकी बेटी गौरी ने मच्छी कड़ी में, या दोनों की मिली भगत थी? आपने बड़ी शांति से शिरीष की लाश मिलने के बाद बर्तनों को सिंक में रखा, उन्हें धोया और उसके बाद अपने पड़ोसी विष्णु को बुलाया, राइट? नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं था कि शिरीष घर पर है। हमें तो लगा कि उसने पिया होगा, खाया होगा, दोस्तों के साथ निकल गया होगा घूमने, सब फैला के जैसे वो हमेशा करता है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि उसकी लाश पड़ी हुई है बाथरूम में, और मैंने ही रखे थे बर्तन सिंक में। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले। आई अब तो सच बोल ही दीजिए भाग्यश्री जी। हाँ गुरु बोल। सर, सॉरी गौरी, हमने तुम पर शक किया। दरअसल हालात ही ऐसे हो गए। हमें लगा था कि ये सब तुमने किया होगा, लेकिन अब क्लियर हो गया तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं। तुम जा सकती। तुम्हारी आई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि चावल में जहर उसी ने मिलाया था। तुम्हारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं, तुम बेकसूर। तुम जा सकती। हम तुम्हारी आई को गिरफ्तार कर रहे हैं। आई ने जहर नहीं मिलाया सर। हम जानते हैं तुम्हारी आई ने जहर नहीं मिलाया। आई ने नहीं मिलाया। तुमने मिलाया? हाँ, मैंने मिलाया मच्छी कड़ी। आई सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही। मैंने तुमसे झूठ कहा। तुम्हारी आई ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने कोई जुर्म कबूल नहीं किया। वो सब मैंने तुम्हें ऐसे ही कहा, लेकिन शायद तुम्हारी आई जान गई कि ये सब तुमने किया। एहसास हो गया उसे। गौरी को उसे मारने की क्या जरूरत थी? मैंने माना वो हमें बहुत तकलीफ देता था, पर था तो हमारा अपना ही ना। गौरी बोली नहीं है कि उसने क्यों मारा शिरीष को या उसके दोस्तों को, लेकिन हमें सबूत मिले हैं कि उसने ये दवाई खरीदी थी। 22 जुलाई की सुबह पहले तुमने मच्छी खरीदी और फिर नाला सोपारा में रमेश खत्री की दुकान से जहर खरीदा। संभाल के इस्तेमाल करना मैडम, इसे सिर्फ घर के ड्रेनेज में डालना, और वो भी एकदम थोड़ा सा, और हाथ अच्छी तरह से धो लेना साबुन से इसके इस्तेमाल के बाद। बहुत ही पावरफुल दवाई है। खत्री, ध्यान से देख। इनमें से कोई आया था 22 जुलाई को? अरे 22 को जो वसई वाला कांड हुआ था, 4 लोग मरे थे ना उसमें, उन्हें जहर खिलाया गया था। हाँ हाँ हाँ, यही है वो, यही है बिल्कुल। सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और 22 जुलाई की सुबह से अंजाम दिया। उसी रोज उसे मारने का सोचा जब उसने मच्छी कड़ी की मांग की। उस सुबह ऐसा क्या हुआ था और तुम उसके दोस्तों को मारना चाहती थी? मैंने सिर्फ आधा वट्टा मछली ली थी, सिर्फ शिरीष के लिए मच्छी कड़ी बनाई थी। जहर भी सिर्फ उसी के लिए डाला था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके दोस्त भी खाएंगे खाना। मैं सिर्फ शिरीष को मरा देखना चाहती थी। क्योंकि वो क्रिमिनल था, लेकिन तुम तो बचपन से बर्दाश्त करती आई थी। फिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ था जो तुमने उसको मारने के लिए सोचा? शिरीष, निकल यहाँ से। तुम्हारी आई जानती है? मैंने किसी को भी नहीं बताया। जब भी मुझे घर पे अकेला पाता था, मुझ पे हाथ डाल देता था। इसलिए मैंने नौकरी ली।
पूरा पूरा दिन काम करती थी, संडे को भी, ताकि उसके साथ घर पे अकेले ना रहना पड़े। हर बार सोचती थी कि अगर आई को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। शिरीष को अनिल के साथ या मेरे किसी और अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मेरी जॉब इसलिए छुड़वाना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि मैं घर पर रहूं हमेशा, उसके लिए, उसकी हवस के लिए। आई भी तो काम करती थी, लेकिन शिरीष ने कभी भी आई को नहीं रोका। तो आई को बता देती या अपने उस बॉस को बता देती, अनिल को, जिस पर तुम्हें भरोसा था। मुझे किसी को नहीं बताना था और ना ही बताया। मुझे सिर्फ शिरीष को मारना था। रोज सोचती थी कि एक ना एक दिन इसे ज़रूर मारूंगी। और 21 जुलाई के एक दिन पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। तू ये गंदी सी नौकरी कब छोड़ेगी? मैं अभी के अभी छोड़ और चल मेरे साथ। तू मैं नहीं जाऊंगी। गौरी चल मेरे साथ। शहर खरीदने के बाद भी कई बार सोचा, नहीं देती। भाई है, आई पे क्या बीतेगी। पर फिर सोचा, भाई है क्या? भाई, भाई क्या होता है और ये क्या है? बहुत दुख है मुझे सब कि ये तीनों भी मारे गए। मैंने सिर्फ शिरीष के लिए मच्छी कड़ी बनाई थी। मैं सिर्फ उसे मारना चाहती थी। पर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम बच जाओगे? बात दब जाती, तहकीकात नहीं होती। इतना सोचा ही नहीं था मैंने सर। मुझे लगा, सबको लगेगा कि सुसाइड कर लिया होगा उसने, पर इतने लोग मारे जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर, एक रिक्वेस्ट है, आप आई या किसी को भी ये मत बताना कि मैंने इसे क्यों मारा। बस इतना बोल दीजिएगा कि जमानत करवाते करवाते मैं थक गई थी, इसलिए मार डाला। आई सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। घर की चार दीवारों के बीच परिवार के किसी सदस्य के हाथों लैंगिक शोषण होना एक भयंकर हकीकत है। शर्म और खौफ पीड़ित को मायूस और हताश कर देते हैं, और वो खामोशी से इस शोषण को सहते जाते हैं। पर इस खामोशी को तोड़ना है, चुप कतई नहीं रहना है। इस शोषण से होने वाली मानसिक और शारीरिक पीड़ा अक्सर पीड़ित को दबोचती है, और उस पीड़ा से ऊपर उठकर हर मुमकिन कानूनी तरीके से राहत और इंसाफ दोनों पाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। गौरी ने कत्ल के जरिए अपनी पीड़ा ख़त्म करने की कोशिश में और एक पीड़ा मोल ले ली, और इस केस में गौरी के उठाए गए कदम ने और 3 जिंदगियां और 3 परिवार बर्बाद कर दिए। जिल्लत और पीड़ा ख़त्म करनी चाहिए, जिंदगियां नहीं। फिर मिलेंगे एक और। गोलियों से छलनी कर दी गई। हत्या की मोडस ऑपरेंडी बता रही थी कि हत्यारे खास तौर पर इसी मकसद के लिए आए थे। किसी ने इस अधेड़ उम्र की औरत की ऐसी हत्या क्यों करनी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब किसी घुमावदार चक्रव्यूह से कम नहीं था।
मैं यही नीचे ही सोया हुआ था। सर मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। आप दोनों में से किसी ने भी शूटर को नहीं देखा? मैं उठ गया था, तब मैंने देखा कि कोई खिड़की से गोलियां बरसा रहा है। आप पहचान पाए उसे? जी नहीं, ठीक से दिखा नहीं चेहरा। मैं बाहर की तरफ भागा, आसपास के सभी लोग जाग गए थे, बाहर भी आए, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। मैं और मेरे पति जगदीश इसी कमरे में सोए हुए थे। अचानक से गोली की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर हम दोनों उठे और बाहर के कमरे में गए। और अनीता तुम? मैं बगल वाले कमरे में सोई थी। जब तुम दोनों बाहर गए तो वो हत्यारा खिड़की पे खड़ा था, फायर कर रहा था? मैंने तो नहीं देखा। और मैंने भी कुछ नहीं देखा। गोलियों की आवाज सुनकर हम सब तुरंत अपने घरों से बाहर आए। हम जब यहाँ पहुंचे तो देखा कि रघु जी गोली चलाने वाले को ढूंढ रहे थे। आप में से किसी ने भी किसी को यहाँ से भागते नहीं देखा? साहब जी जब तक हम पहुंचे वो गायब हो चुका था। रघु जी, कविता जी हमेशा उसी बेड पर सोती थी? हाँ साहब। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आए थे, हत्यारा या हत्यारे, पहले से जानते थे कि कविता जी हमेशा इसी खिड़की के पास होती थी। उन्होंने घर के अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं की। सर आप कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ माँ को मारने आए थे? लग तो ऐसा ही रहा है। सिर्फ उन्हीं पर इतनी सारी गोलियां चलाई गई, किसी और पर नहीं। लेकिन क्यों साहब? मेरी पत्नी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इस सवाल का जवाब तो हमसे बेहतर आप दे सकेंगे। आप सोचकर बताइए कि आपकी किससे ऐसी दुश्मनी थी? 5 गोलियां दागी गई उनमें, करीब से, एक भी चूकी नहीं। जब तक टेबल पर आई शी वॉज डेड। हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन पूरी तरह से छन्नी हो चुकी थी। ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी होगी। ये 5 गोलियां मैंने एक्सट्रैक्ट की है। खिड़की से आधा मीटर दूर पर सोई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज। 5 गोलियां पीठ से एंटर होकर वाइटल ऑर्गन्स को चीर गई। हो सकता है कि विक्टिम खिड़की की उल्टी दिशा में फेस करके सो रही होगी। हाउसवाइफ थी, पति और बेटे फर्टिलाइजर की दुकान चलाते हैं। हत्यारे किसी और के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए आए थे। आप लोगों की कॉलोनी के पास जहां भी सीसीटीवी हैं, वहां की फुटेज मंगवाएंगे और चेक करेंगे। लेकिन आप भी हमें सोचकर बताइए कि कविता जी को कोई क्यों मारेगा? आपकी माता जी, आपकी पत्नी क्यों मारी गई? किसी पे कोई शक? सर मेरी माँ के एक कजन भाई बंसीधर मामा जी और उनका बेटा धीरज। कहाँ रहते हैं ये लोग? वैसे मसला क्या है? जमीन, यही रहते हैं जोधपुर में। हमारे नाना जी की एक पुश्तैनी जमीन है, उसको लेकर के बंसीधर मामा जी और माँ के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। ये तुम्हारे बंसीधर मामा जी और धीरज, इन दोनों का एड्रेस और फोन नंबर दो। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं रघु जी? क्या बोलूं साहब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 30 साल की शादी थी हमारी, 3 बच्चे, ये गिरस्ती, सबका सब एक ही झटके में खत्म कर दी। किसने? क्यों? जी, अभी अभी एक फोन आया रिश्तेदार का, कविता की हत्या के बारे में। बंसीधर जी, आप और आपका बेटा धीरज तुरंत केवटिया पुलिस थाने आ जाइए, जरूरी बात करनी है। हमसे क्या बात करनी है आपको? और हम कविता के घर से काफी दूर रहते हैं, कदरिया चौक में, और वहां जो कुछ भी हुआ उसमें हम क्या बता सकते हैं आपको? बंसीधर जी आप आइए, बात करते हैं। नहीं आए तो हमें आना होगा। हम आते हैं। जगदीश ने जमीन का मसला उठाया होगा पुलिस वालों के सामने, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं। धीरज चले? हाँ पापा। ऊपर ही दीदी, सब मामा जी का कराया हुआ है। सिर्फ जमीन के लिए भैया? मामा जी ऐसा करेंगे? तो और क्या वजह हो सकती? कौन कर सकता है ऐसा? अनीता, तुम गलत कप निकाल रही हो। ठीक है। सलाम सर। आपकी फाइल खुली है कि एक तगड़ी खबर है? शाबाश गुरु, बोल। 2 पेशेवर शूटर यहाँ जोधपुर में परसों पधारे थे, अब हवा होगा। दिलीप पालीवाल, गोविंद शेखावत। जयपुर में इनकी हिस्ट्री है। यहाँ जोधपुर में घंटाघर के पास एक लॉज में 2 दिनों के लिए डेरा डाले हुए थे। आज सुबह ही चेकआउट किए। तो कविता मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट?
कोई सुराग? सर जी यहाँ जोधपुर में इन लोगों का मौजूद होना ही सबसे बड़ा सुराग है। यहाँ जोधपुर में कोई सैर सपाटे के लिए उतारे नहीं होंगे। गुरु पता कर इस वक्त ये दोनों कहाँ हैं। देखते हैं क्या यही दोनों हैं जिन्होंने गोली चलाई। अगर यही हैं तो पक्का इनसे किसी ने गोली चलवाई है। आप सही कह रहे हैं, मसला भारी था जमीन का, क्योंकि आज जमीन की कीमत भी तो भारी है ना। कविता जी अड़ी हुई थी, इसलिए आप सौदा नहीं कर पा रहे थे जमीन का। दरअसल कविता और उसके पति रघु जी इतने अड़े हुए नहीं थे। उनका बेटा क्या नाम जगदीश बड़ा अड़ियल है, वही उकसाता था कविता और रघु जी को। तो अब कविता जी तो रही नहीं, आपके रास्ते का कांटा निकल गया। अभी मेरी बहन की लाश शायद उनके घर वालों को मिली भी नहीं होगी और उन्होंने मुझ पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। सर आप सोचिए, जब उन्हें मुझ पर इतना ही शक होता है तो क्या मैं पागल हूं जो मैं कविता को मरवाता? सीधी मुझ पर ही उंगली उठती ना सर। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो धीरज? सर इसमें बोलने जैसा क्या है? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की सफाई थे? घरेलू मामला तो, और ऐसे मामले को थोड़ी कोई गोली चलाकर सुलझाता है। और ऐसे मौकों पर घर के बाहर के लोगों को ही संदिग्ध बनाया जाता है, घर के अंदर कोई झांक कर नहीं देखता। तो आप ही हमें बता दीजिए, क्या घर के अंदर कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से कविता आपकी कजिन बहन का कत्ल हुआ? एक साधारण घरेलू गृहिणी की पीठ में 5-5 गोलियां बनती जी। धीरज सर एक बात आप साफ साफ जान लीजिए, मेरी बहन कविता साधारण घरेलू किस्म की औरत थी। क्यों? घर में किसी को आपत्ति थी उनसे? आप लोगों को कविता की बेटी अनीता के बारे में पता है क्या? वो एक बार नहीं 2 बार तलाक से गुजर चुकी। तो क्या इन 2 तलाकों की वजह से कत्ल हुआ हो सकता है? सर जमीन के विवाद की कड़वाहट को लेकर कत्ल हो सकता है, तो रिश्तों की खटास की वजह से क्यों नहीं? ये दोनों दिलीप और गोविंद 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन यही शामिल है इस कांड में। अनिल सुपारी किसने दी? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पर फील्डिंग चालू है गुरु भाई। कुछ तो सूंघा होगा। एक बात है भाई, कोई और पेशेवर मर्डर तो हुआ नहीं इतने दिन से हमारे जोधपुर में। अब ये 2 पेशेवर यहीं थे तो 2 और 2 4 तो इन्हीं के साथ हो रहा है ना। तो जल्दी इन दोनों का पता लगा। अगर ये दोनों मिले तो सुपारी देने वाला भी मिलेगा या मिलेगी। ओम धौ शांतिरपः शांतिरौषध्यः शांतिः वनस्पतयः शांतिः पृथिव्यै शांतिः नभः शांतिः मृत्युदेह शांतिः शांति शांति शांति। लेकिन तुम अपना सोचो, तुम्हारे साथ क्या होगा? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अनीता का डिवोर्स उसका निजी मामला है, उसका मेरी सास के कत्ल से क्या ताल्लुक? शिखा क्या तुम बता सकती हो वो शूटर्स कौन थे? मैं कैसे बता सकती हूँ? तो फिर मेरे सवालों का जवाब तुम सवालों से मत दो, जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा और पूरा जवाब दो, वरना अनीता को मुझसे बात करने दो। तो अनीता, तुम्हारी 2 शादियां टूटी, सही कह रही हूँ मैं? क्यों बताना चाहिए अनीता के तलाक के बारे में? उसमें बताने जैसा है क्या? छुपाने जैसा क्या है जगदीश? सर हमने कुछ छुपाया नहीं। तो फिर बताया क्यों नहीं? लेकिन आपने कुछ पूछा भी तो नहीं साहब। और बताने जैसा कुछ है भी तो नहीं पापा। है जगदीश, परिवार में जो कुछ भी हुआ हो वो बताना जरूरी है मर्डर केस में। कहां की रंजिश कौन किस पर निकालेगा ये कोई नहीं कह सकता। हम पूछे ना पूछे, लेकिन आपको हर चीज बतानी है। अनीता की पहली शादी हुई 2012 में विजय राठौर के साथ, और उसका तलाक हुआ 2014 में। उसके बाद उसकी दूसरी शादी कराई 2015 में ईश्वर सोनी के साथ। तलाक पिछले साल हुआ 2017 में। दोनों टाइम तलाक का कारण क्या था? दारू पीने के लिए उसका पहला पति विजय राठौड़ पियक्कड़ बन गया था, मारता पीटता था उसे। और दूसरा पति ईश्वर सोनी, वो तो उस विजय से भी गया गुजरा था सर। लाटू से पाला है हमने अनीता को, जानवरों से बदतर सलूक होता था उसके साथ। जब वो सह नहीं पाई तब बोली हमसे। सर क्या आप लोगों को विजय और ईश्वर के खिलाफ कुछ मिला है? क्या उन लोगों ने हमला कराया मेरी माँ पे? कोई कारण था उनके पास तुम्हारी माँ पे हमला करवाने का? डिवोर्स से नाखुश थे? वैसे डिवोर्स लेने का फैसला किसका था? क्या बात है जगदीश? रघु जी? अनीता,
तू उस घर में अब कदम भी नहीं रखेगी। हम तलाक की मांग करेंगे। बात करते हैं ना विजय से और उसके परिवार से, वादा लेते हैं उससे कि वो अनीता के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। इस तरीके से तलाक करवा के इसका घर नहीं उजाड़ना हमें। वो घर घर होता है क्या जहाँ पति अपनी पत्नी को इस तरह से पीटे? माँ कुछ लेन देन चाहते होंगे, ना खुश रहे होंगे शादी में, जो मांगे हैं पूरी कर देंगे, सब सही हो जाएगा। मैं खुल के बात करता हूँ विजय से। विजय को अगर कुछ चाहिए था ना तो हिम्मत करके मांगता हमसे। ये कोई तरीका है मांगने का? और बात सिर्फ दहेज की होती ना तो अनीता अब तक कुछ ना कुछ जरूर बता चुकी होती। कविता, तलाक हर मसले का हल नहीं होता, बहुत महंगा पड़ेगा समाज में, हम सबको, अनीता को। अरे बाहर में जाए ऐसा समाज। जब मेरी बेटी पर कोई हाथ उठा रहा था और समाज आकर उस हाथ को ना रोक सके तो मुझे कोई लेना देना नहीं ऐसे समाज से। बहुत सहा है मेरी बच्ची ने, बस अब और नहीं। माँ अब आप कहेंगे कि ईश्वर से भी तलाक ले लो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी बहन का क्या हाल किया है उसने? उसके बाद भी उस जानवर के पास भेजना चाहोगे उसे? शिखा, अगर जगदीश तुम्हें इस तरह से मारता पीटता तो तुम सह लेती? नहीं सहती माँ जी, गलत है ये तो। कविता, बड़ी मेहनत करके दूसरी शादी करवाई अनीता की। तो हम और मेहनत करेंगे और तीसरी शादी करवाएंगे। विजय और ईश्वर गलत थे, इसके लिए गलती हमारी थी, हमने चुना, लेकिन इस बार सही चुनेंगे। ऐसे भी बिरादरी में इतनी बदनामी हो चुकी है। जब मेरी बेटी घर के अंदर दर्द से कराह रही थी तो बिरादरी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। सुनो जी, हमारे जमाने में औरतों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। हमारे जमाने में मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया कविता? नहीं जी, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो इतना प्यार और इज्जत देने वाला पति मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगदीश भी शिखा के साथ में ऐसे ही पेश आए, और जब पंकज की शादी हो तो वो भी अपनी पत्नी के साथ में ऐसे ही पेश आए, और अनीता का तीसरा पति भी ऐसे ही पेश आए। 2 बार तलाक हुई औरत को हमारे इस शहर में एक अच्छा आदमी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक अनीता के लिए सीधा ढंग का इंसान नहीं मिल जाता है ना, अनीता यहीं रहेगी हमारे साथ। जगदीश, वकील को बुलाओ, तलाक का नोटिस भिजवा दो ईश्वर को। चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही माँ, हमेशा। अनीता, ये विजय और ये ईश्वर, क्या ये दोनों डिवोर्स के लिए खुशी खुशी राजी हुए थे? वो तो नहीं पता मैडम, मुझे इतना पता है कि वो दोनों मुझसे कभी खुश नहीं थे। रघु जी, आपकी पत्नी कविता जी एक मजबूत औरत थी। घर की नींव थी वो, छत भी थी। कविता मुश्किल फैसले बहुत सही तरीके से लेती थी, जो मैं कभी नहीं ले पाता। वाकई बहुत मजबूत औरत थी, हम सबकी ताकत थी वो। ये विजय राठौर का घर यही है? जी, मैं माँ हूँ विजय की। क्यों मिलना है? क्या आपको पता है कि विजय राठौर की भूतपूर्व सास कविता खत्री, उनका मर्डर हो गया है? जी पता चला, किसी ने बताया? मुझे इसी सिलसिले में विजय से बात करनी है। कहाँ है वो? काश आप ऐसा कर सकते। क्या मतलब? मेरे बेटे को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। ईश्वर सोनी यहीं रहते? जी हाँ, मैंने पढ़ा था अखबार में कविता जी के बारे में। कभी सास थी तुम्हारी? 1 साल पहले। 13 जून की रात मर्डर हुआ, उस रात को तुम कहाँ थे ईश्वर? मैं यहीं थे सर, अपने घर पर आपको क्या लगता है इस सब में मेरा हाथ है क्या तुम्हारा? 2017 में मेरा तलाक हुआ था अनीता से, इस कविता खत्री की बेटी से। ये योगी था, मेरी वाइफ। 8 महीने पहले हमने शादी की है, हम खुश हैं सर। और कत्ल वतल करके मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? वो लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, पिछली जिंदगी जैसे। अनीता का पहला पति विजय राठौर 2 साल पहले लिवर फेलियर से उसकी मौत हो गई, पी कर। ईश्वर सोनी की 8 महीने पहले शादी हुई है योगिता से। खुश लग रहा है? मतलब दोनों ही एंगल्स बन नहीं रहे हैं कविता खत्री मर्डर केस में। सर, सामने से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर हाँ, खत्री खानदान पे थोड़ी रोशनी जरूर डाल रहा है। कैसे? सर, अनीता को दोनों बार डिवोर्स लेने की सलाह देने से लेकर उसके साथ हमेशा खड़े होने में कविता का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन कविता का पति रघु और बेटा जगदीश, वो कभी भी डिवोर्स के पक्ष में नहीं थे, सुलह चाहते थे। पापा, ये वक्त मजबूत रहने का है। माँ ने सालों तक इस घर को संभाला है, उसके जाने के बाद हम इस घर को बिखरने नहीं दे सकते।
तुम इनसाइड जॉब की तरफ इशारा कर रही हो? कविता बहुत हावी होती थी रघु और जगदीश पर, तो क्या उन दोनों ने किया होगा सर? इम्पॉसिबल नहीं है। शूटर सीधा खिड़की पे आया, उसने सोई हुई कविता पर 5 राउंड फायर किए और फिर भाग गया। किसी और को मारने की कोशिश नहीं की या फिर कुछ और करने की कोशिश नहीं की, बल्कि रघु और पंकज उसी कमरे में सोए गए। अंदर आओ सर। आओ गुरु आओ। उन दोनों हिस्ट्री शीटर्स दिलीप और गोविंद पर कोई मूवमेंट? दोनों की खोज चल रही सर, लेकिन टिप ये है कि कविता के कजन भाई बंशीधर के बेटे धीरज को उठा लो। 13 की रात को धीरज घर पर नहीं था, सुबह सुबह लौटा है। और धीरज था कहाँ? वो तो आप पूछिए, लेकिन खबर पक्की है, धीरज हड़बड़ाया हुआ था और उसका बाप भी टेंशन में घूम रहा है। आपके पास सबूत क्या है कि मैं 13 जून की रात घर पर नहीं था? कई हैं, और उनमें से एक है नरेंद्र शुक्ला, तुम्हारा पड़ोसी, जिसने 14 जून की सुबह तुम्हें घर आते देखा। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी बुआ कविता खत्री का मर्डर करने गया। हमारे खबरों ने एक बहुत ही खटकने वाली खबर दी है। कैसी खटकने वाली खबर? सर, अनीता का पहला पति विजय राठौर, वो शराब पीता था, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सर वो अनीता को कभी पीटता नहीं था। और ईश्वर? एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ईश्वर अपनी पत्नी को पीटता था, या फिर ईश्वर ऐसा आदमी हो जो अपनी पत्नी को पीट सके। और ऊपर से ये बात भी कही कि ईश्वर की दूसरी पत्नी योगिता, वो उसके साथ काफी खुश है। ओह, तो इसका मतलब खत्री परिवार ने कविता के बारे में हमसे झूठ बोला, या फिर अनीता ने खत्री परिवार से मारपीट का झूठ बोला। सर, मुझे किसी सीनियर ऑफिसर से बात करनी है। कौन हो तुम और क्या बात है? मैम, मेरा नाम श्रुति मौर्य है और मैंने सुना है आप लोगों ने धीरज को अरेस्ट किया है। क्या कहना है तुम्हें? सर, मैम, धीरज आपसे कभी सच नहीं बोलेगा। कौन सा सच? कि उसने अपनी बुआ कविता खत्री का मर्डर करवाया? नहीं सर, ये सच नहीं है। सच ये है कि 13 जून की रात मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे और धीरज मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आप समझ रहे हैं ना? सर, किसी भी सूरत में मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसका श्रुति के घर था। सर, हम अलग अलग कास्ट से हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर ये बात उन्हें पता लगी तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। सर, मैं नहीं चाह रहा था कि श्रुति का नाम सामने आए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था मैं। सर, हम सच कह रहे हैं। धीरज, जब तक हम ना कहें तुम जोधपुर छोड़कर बाहर नहीं जाओगे। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई। वो पेशेवर हथियार हैं, अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। अरे मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? वाह, कविता जी का मर्डर होने के बाद पहली बार ये पूछना किसी ने जरूरी समझा। और अनीता ने मेरे पति के खिलाफ घिनौने और बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि ये मेरी जिंदगी में आए। पर मुझे खुशी है कि आप इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि पूछ रहे हैं इस बारे। तो बताइए, सच क्या है? सच तो ये है सर कि अनीता झूठ बोलती थी। मैंने बेल्ट से तो क्या, कभी उसको थप्पड़ तक नहीं मारा, कभी हाथ तक नहीं उठाया उसको। तो फिर अनीता अपनी माँ से झूठ क्यों बोलती थी? वो तो सर आप उसी से पूछिए। लाडली थी उस घर की, जो वो बोलती उसकी माँ सच मान लेती थी। ये बिल्कुल झूठ था कि विजय पीकर अनीता के साथ मारपीट किया करता था, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर अनीता और उसकी माँ कविता खत्री ने जब उस पर मारपीट का आरोप लगाया तो विजय ने मना क्यों नहीं किया? देखिए, विजय पियक्कड़ था, ये सभी जानते थे, फिर एक पियक्कड़ की बात पे कोई भरोसा क्यों करता? ऊपर से अगर विजय अपनी सफाई में कुछ भी कहने की कोशिश करता तो मारपीट, दहेज वहेज कोई भी केस ठोक देते अनीता और उसके घर वाले। इससे तो हमारी मुसीबत और दुगनी हो जाती ना। 99% केसेस में क्या होता है, लड़की जैसे ही लड़के पे मारपीट का आरोप लगाती है, लड़का जेल के अंदर। आप तो जानते ही होंगे, आप ही लोग करते हैं। और मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं था, ऊपर से मैं शौक था अनीता ने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगे, इसलिए चुपचाप डाइवोर्स दे दिया। अनीता, क्या ये सच है? अनीता, माँ तेरे लिए इतना लड़ी, हर बार तेरा साथ दिया, और तूने झूठ बोला क्यों? अनीता, हम कहीं सुनी पर नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत छानबीन करके पता लगाया है कि ना तो विजय राठौड़ तुम्हें टॉर्चर किया करता था और ना ईश्वर सोनी। तो फिर माजरा क्या था? और तेरी माँ तेरे इस झूठ को पकड़ ही नहीं पाई, कैसे? अनीता, क्या तुमने ये सारा नाटक, ये सारे झूठ रतन सिसोदिया के लिए बोले? ये चैट मैसेजेस, ये सारे मैसेजेस तुम्हारे हैं रतन सिसोदिया के साथ। और अनीता, इन्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी काफी पुरानी जान पहचान है उससे। हम सब जानते हैं रतन, हमारे एरिया में ही रहता है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम।
पधारो हमारा देश। जोधपुर के इस शानदार शहर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रतन सिसोदिया, आज के लिए आपका टूर गाइड। मैं वादा करता हूं कि आज के दिन ना तो मैं ना ये शहर आपको किसी भी तरह से निराश करें। तो आज के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉप है जोधपुर का घंटाघर। वहां से हम मशहूर मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे। ये जोधपुर की शान माना जाता है। अभी 11:30 बज रहे हैं, हम 1 बजे तक यहीं रहेंगे। वैसे तो इस शानदार गढ़ को पूरी तरह देखने और समझने के लिए पूरे 2 दिन लगते हैं। अनीता जवाब दे, कब से चक्कर चल रहा है तेरा रतन सिसोदिया के साथ? बोल। कोई बात नहीं, हमारी टीम गई है उसे लाने। 2 डंडे मारेंगे, सारा चक्कर सामने आ जाएगा। नहीं नहीं सर, आपसे कभी नहीं मारेंगे। और हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, प्यार है हमारा, सच्चा प्यार, सालों का प्यार। तुम्हारी पहली शादी से भी पहले का? तो ये विजय और ईश्वर वाली बात हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया तूने? हाँ? तेरी मां को यह सब कुछ मालूम था? बिल्कुल नहीं पापा, हम सब लव मैरिज के खिलाफ थे। मैं कभी अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाई। तेरी मां एक टांग पर खड़े होकर सबसे लड़ी। जानती हूँ पापा, पर मैं फिर भी कभी कुछ नहीं कह पाई। और वैसे भी आप खुद ही तो कहते थे कि मैं कभी अपने पसंद का लड़का नहीं चुन सकती। अरे कहा था तो क्या तू ऐसा कर देगी? 2 लोगों पर झूठे इल्जाम। अनीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता जी ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो और तुमने रतन के साथ मिलकर उन्हें? नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? रतन तो खुद 1 महीने बाद भैया और पापा से मेरा हाथ मांगने वाला था। 8 साल पुराना रिश्ता है हमारा। मैं उससे शादी करना चाहता था। हम सबको सब कुछ बताने वाले थे साहब। और उसके पहले ही कविता जी को पता चल गया, और इससे पहले कि वो किसी और को कुछ बोलती या विरोध करती, तुमने उन्हें मरवा दिया। अनीता सच बोल। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर रतन ने ये सब करवाया है ना, मैं कभी उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। अब रतन पे इल्जाम लगा रही है, जैसे पहले विजय और ईश्वर पे इल्जाम लगाया। हाँ, उन दोनों की जिंदगी खराब, यहाँ हम सब परेशान, बस इसे झूठ के लिए। डर के मारे मैंने झूठे इल्जाम जरूर लगाए थे, पर ये भी बिल्कुल सच है पापा। मैंने या रतन ने माँ को नहीं मरवाया है। साहब, गरीब फैमिली से हूँ, बहुत मुश्किल से मेहनत करके टूरिस्ट गाइड बना हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनीता की माँ को मारकर मैं उसे शादी कर पाता? शायद वही सबसे बड़ी अड़चन हो। अड़चन कैसी साहब? वो तो हमेशा अनीता का साइड लेती थी, अड़चन दूर करती थी, बल्कि सपोर्ट करती है हमारा। लव मैरिज में नहीं करती। करना होता तो पहली शादी के पहले ही बोल दिया होता अनीता ने घर पे। साहब, अनीता का 2 बार डिवोर्स हो चुका है। अब जाके मैं उसकी माँ से उसका हाथ मांगने वाला था। तो तुझे मालूम था कि अनीता जो कुछ भी अपने पतियों के बारे में बता रही है वो बड़ा चढ़ा कर बता रही है? साहब, अंदाजा था मुझे, लेकिन मैं और अनीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो माँ उसके पतियों के साथ खुश कैसे रह पाती? और साहब, उसकी माँ को मारकर मैं उसके साथ कैसे खुश रह पाऊंगा? सर जी, अनीता और रतन की पिछले महीनों की मूवमेंट नहीं करी। किसी सुपारी वाले से मिलने की कोई निशानी नहीं है। दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत की कोई खबर? सारे पुलिस स्टेशन अलर्ट पर हैं, फिर भी उनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। मेरे बंदे सारे हिस्ट्री शीटर्स का भेजा खा रहे हैं, कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा। पेशेवर हैं तो सुपारी तो निकली होगी इस कविता खत्री की। कविता का पति रघु और बेटा जगदीश, इनके खिलाफ भी कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। मेरा शक इन पर ज्यादा जाता है। कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रहे दोनों? कोई बीच वाला रेफरी होगा इस गेम में, जिसके जरिए ये दोनों पेशेवर हत्यारे गोविंद और दिलीप के कांटेक्ट में आए होंगे। क्योंकि सर जी, इंटरनेट से ढूंढने से कोई पेशेवर हत्यारा तो मिलेगा नहीं, और शायद वही बीच वाले बंदे की वजह से आपको ये बाप बेटे के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा हो। गुरु, इनकी फर्टिलाइजर की दुकान है, तू एक अलग टीम लेके जा। जितने भी दोस्त हैं, दुश्मन हैं, इनके सबको खंगाल। कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। शिखा जी, क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि अनीता और रतन के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है? मुझे कैसे पता होता? ये सब कुछ अब जाकर तो सामने आ रहा है। और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपको नहीं बताती? देखो, अगर गलती से भी पुलिस वाले तुमसे पूछे तो तुम पुलिस वालों को भी यही। कुछ नहीं मिला सर। वो लड़का धीरज और उसका पिता बंसीधर, कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। कविता खत्री की किसी से कोई पर्सनल लड़ाई, किसी अगल बगल के पड़ोसी से? जी नहीं सर, सिवाय कविता के कजन ब्रदर के साथ जमीन का मसला और बेटी के दोनों डिवोर्स की टेंशन को छोड़कर सारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। मतलब हम घूम घूम कर वहीं आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। इस केस में हमें कोई लीड मिल क्यों नहीं रही है? ये दोनों हत्यारे
दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत आखिर कहां छुपे हैं? जब तक हम इस केस के आखिर तक पहुंचते हमें पता चलता कि आखिर वो कारण क्या था जिसकी वजह से हमें कोई लीड नहीं मिली थी। लेकिन ऐसा होने में अभी देर थी। कविता खत्री के कत्ल को लगभग 2 महीने हो चुके थे। तब एक अजीब सी खबर हमारी टेबल पर आई, एक और कत्ल की प्लानिंग के बारे में। लेडीज टेलर का मर्डर। नंदलाल नाम है, नंदलाल सैनी। अपने मेहता नगर में ही दुकान है उसकी। कौन करने वाला है अनिल? कमलेश वर्मा करके एक हिस्ट्री शीटर है। उससे खबर मिली है कि दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत ये मर्डर करने वाले हैं। दिलीप और गोविंद दोनों जोधपुर में? कहाँ है? ये नहीं मालूम। कमलेश उनका पुराना साथी है, उसने बताया। कब होने वाला है नंदलाल का मर्डर? वो कुछ नहीं बोला, पर खबर कमलेश को कल रात को मिली कहीं से। लेकिन ये लेडीज टेलर नंदलाल सैनी अंडरग्राउंड चला गया और दुकान पर ताला है। फोन भी बंद है और मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं पता है कि ये नंदलाल गायब कहाँ हो। पहले से पहले नंदलाल को टिप मिली होगी कि दिलीप और गोविंद आ रहे हैं उसके लिए। पर ये दोनों लेडीज टेलर को क्यों मारने वाले हैं? किसी लेडीज पे कोई हाथ वाथ डाला क्या? उसी टाइप की कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? पता नहीं सर, और ये भी नहीं पता कि मारने का कब प्लान है। अगर प्लान बना है तो ये दोनों दिलीप और गोविंद या तो जोधपुर आ चुके हैं या आने वाले हैं। फैल जाओ सब, चप्पा चप्पा छान मारो। वैसे भी हमें दिलीप और गोविंद चाहिए चाहिए। कविता मर्डर केस में खोद डालो पूरे शहर को इन सालों के लिए। पूरे जोधपुर में एक सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया गया इन 2 हिस्ट्री शीटर्स को धरने के लिए, दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत। लेडीज टेलर नंदलाल सैनी के लिए भी खोज की गई, जिसके कत्ल की टिप हमें दी गई थी। हमें पता चलने वाला था कि नंदलाल सैनी 2 रात पहले ही घर छोड़कर निकल गया था। अब सवाल यह था कि वो ऐसा क्या जानता था या उसने ऐसा क्या किया था कि 2 पेशेवर शूटर्स उसके पीछे पड़े थे। क्या किसी ने उसकी सुपारी दी थी? अब हमें नंदलाल के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मिली। सर, पता चला है कि नंदलाल के गैंगस्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स थे और पेशे से लेडीज टेलर। जी सर, और वो दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत इन दोनों के टच में भी था। और अब वो दोनों ऐसे ठोकना चाहते हैं। कहीं हमें घुमाया तो नहीं जा रहा है? सर, दिलीप और गोविंद का पुराना साथी कमलेश वर्मा काफी कुछ जानता है ये दिलीप और गोविंद के बारे में। उमेद भवन रोड पे एक गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है। सर, पहली टिप इसी ने दी कि नंदलाल को खतरा है इन दोनों से। उठा लो इस कमलेश वर्मा को, कम से कम इस कत्ल का असली कारण तो मालूम चले। हमें नहीं पता तू हमारे किस काम का है कमलेश, लेकिन अगर काम का नहीं निकला ना तो फिर तेरा कोई काम नहीं है दुनिया में। सब घोड़ा हटाइए, बताता हूं, काम की बात है। सर, कल आपको दिलीप और गोविंद तक पहुंचा दूंगा। हमने सुना नंदलाल से जान पहचान थी इन दोनों की, तो फिर दुश्मनी कैसे हो गई? उन लोगों में जान पहचान इसलिए थी क्योंकि नंदलाल एजेंट जैसा था। किसी काम की सुपारी दी थी नंदलाल ने उन्हें, पूरी रकम पकड़ा नहीं रहा था। किसकी सुपारी थी? वो जो लेडीज को ठोका था ना बसेरा कॉलोनी में। बसेरा कॉलोनी में? वो कविता खत्री मर्डर केस? जी जी, वही। नंदलाल ने कविता की सुपारी निकाली? सुना तो यही है, क्यों निकाली मुझे नहीं पता साहब। हम किसी नंदलाल टेलर को नहीं जानते। ना, मैं भी नहीं जानती। मैं भी नहीं जानती। रघु जी, हमें पता चला है कि इसी लेडीज टेलर नंदलाल सैनी ने आपकी पत्नी कविता जी की सुपारी निकाली। पर क्यों? हम में से किसी दुश्मनी है उसकी? फिलहाल हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द हथियारे हमारे हाथ में होंगे और हमें पता चलेगा कि कविता जी की सुपारी किसने दी थी। सर, मैं नंदलाल सैनी की कॉल हिस्ट्री छाट रही थी। एक अजीब कनेक्शन मिला। मेरी जैसलमेर में एक लेडी से बात हुई थी। ये नंदलाल सैनी की उस लेडी से लगातार फोन पे बात और चैटिंग होती रही है। कौन है ये लेडी? हिना कुरैशी। हिना कुरैशी रतन सिसोदिया के फोन रिकॉर्ड से फीचर करती थी, राइट? राइट सर। और यही हिना कुरैशी टेलर नंदलाल सैनी से भी बात करती है, जो इस वक्त अंडरग्राउंड है और जिसे सुपारी दी है दोनों शूटर्स को, कविता खत्री की। यस सर। उठा लें सर हिना को? उठा लो अनुज, मगर शोर ना हो। यह केस पक्का अनीता और रतन से ताल्लुक रखता है। यह अनीता हद से ज्यादा झूठ बोल रही है। माँ जी ने कभी तुमसे जिक्र किया था इस नंदलाल टेलर का? नहीं, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर ऐसी भी क्या दुश्मनी रही होगी उसकी माँ जी से? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है पापा।
कोई दर्जी माँ का कत्ल क्यों करवाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे घर ऐसा क्यों हुआ? कविता ने आखिर नंदलाल के साथ ऐसा क्या किया था? हर एक लेडीज टेलर को जानना गुनाह कैसे हो गया? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैसे है कि मैं किसी मर्डर में शामिल हूँ? जोधपुर में तुम्हारा मायका जिस एरिया में है, नंदलाल टेलर की दुकान भी उसी एरिया में है ना? मेहता नगर। अरे मैडम, उस एरिया में कौन नहीं है? दर्जी से लेकर मंत्री तक सब तो है। नंदलाल ने बसेरा कॉलोनी में रहने वाली कविता खत्री की सुपारी निकाली। वो तुम्हें जानता है, तुम रतन को जानती हो, और रतन कविता खत्री की बेटी अनीता खत्री को प्यार करता है। तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना? इत्तेफाक है ये मैडम कि मैं इस टूरिस्ट गाइड और इस लेडीज टेलर को जानती हूँ। बाकी मुझे कविता खत्री के बारे में कुछ नहीं पता है। बाकी बातें हम थाने में करेंगे ही ना। अच्छी जगह है वो झूठ बोलने के लिए। हिस्ट्री शीटर कमलेश वर्मा ने हमें गोविंद शेखावत और दिलीप पालीवाल की एग्जैक्ट लोकेशन दी और तुरंत हमने दोनों को हिरासत में ले लिया। इस केस के सारे खिलाड़ी अब हाथ में थे। अब इस केस की हकीकत सामने आने वाली थी जो हमारे होश उड़ाने वाली थी। चल लेडीज टेलर, अब पूरी कहानी बता, क्यों दी सुपारी? ये दिलीप और गोविंद का एंगल तो क्लियर है, इन्होंने ट्रिगर दबाया। अपना और हिना का एंगल बता। चल। यही ना तो कह रही है कि इसका इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। अरे साहब, जो कुछ भी लेना देना है सब इसी का है। झूठ बोल रहा है साहब। मेरी उस कविता खत्री से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। मालिक आप तो जानते हैं कि हमारी निजी दुश्मनी थी नहीं। हमने तो बस अपना काम किया, हमने घोड़ा दबाया बस। और साहब वही तो इस पूरे माजरे की जड़ है। ये भाई लोगों ने गलत निशाने पे दबा दिया घोड़ा। गलत निशाना? मालिक, 13 की सुबह हम उसके घर के बाहर गए थे, मैं और नंदलाल। इसे कहते हैं तकदीर। घर दिखाने लाया था, शिकार खुद सामने आ गया। यही है पीली साड़ी वाली। उस रात दिलीप को लेके मैं उस घर गया। प्लान था कि घर के अंदर जाकर पीली साड़ी वाली को देखकर निशाना लगाना है, लेकिन साहब खिड़की से झांक कर देखा कि पीली साड़ी वाली तो खिड़की के पास ही सो रही थी। मैंने बोला तकदीर देखो। वरना अभी तेरी सारी अकड़ ना कुरेद के निकालूंगी। रतन 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 उसे मरवाना चाहता था। काश ऐसा होता सा। ओह, ये तो उससे शादी करना चाहता था। शादी कर रहा है तू? पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे हम दोनों। दो पतियों को तलाक दे चुकी है अनीता, तो अब जाकर उसके माँ बाप से बात करने वाला हूं मैं। यहाँ देख, मेरे साथ मजे मार रहा था। हिना, तू भी तो मजे ही मार रही थी ना अपने शौहर आमिर कुरैशी के पीठ पीछे। जब मेरे पीछे पड़ा था तब तूने मुझे बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तू शादी करने वाला है। क्या फर्क पड़ता है हिना? देख, उसका तेरे मेरे बीच आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वो अपनी जगह और तू अपनी जगह। और वैसे भी मैंने तुझसे कोई शादी वादी का वादा तो नहीं किया था ना? रतन, मैंने हमेशा तुझे सब कुछ बताया, एक एक बात बताई। शादीशुदा हूँ, पहले जो जो किया है सब कुछ तूने बताया। बताने से क्या बदल जाता? तू शादीशुदा, घर गृहस्थी है, और हफ्ते में 1 दिन मैं हूं, वो तो आगे भी रहूंगा। तो फिर क्यों जलवल कर बीवी वाली हरकतें कर रही है? रहने देना। और वैसे भी मेरी असली जिंदगी अनीता है और तेरी असली जिंदगी आमिर मियां है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बस एक टाइम पास है। तस्वीर दिखा अपनी असली जिंदगी की। कौन है?